नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। खबर दुनिया की यानी हफ्ते भर में दुनिया की सभी अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत और कला जगत की। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। हालिया इतिहास के सबसे ताकतवर बर्फीले तूफान स्नोजिला से अमेरिका के कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। 11 राज्यों में लगा आपातकाल। 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग तूफान की चपेट में। पाकिस्तान में आतंकियों ने एक बार फिर शिक्षण संस्थान को बनाया निशाना। पेशावर के बाचा खान विश्वविद्यालय पर बोला हमला। 20 की मौत। आतंक पर नकेल कसने के दावों की खुली पोल। बेरोजगारी और खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस में लगा आर्थिक आपातकाल। आईएस के खात्मे तक आतंकवाद के मोर्चे पर लगा आपातकाल रहेगा जारी। जिम्बाब्वे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। बाल विवाह प्रथा पर लगाई रोक। 18 साल से पहले शादी को बताया गैर कानूनी। फैसले से समाज में बड़े परिवर्तन की उम्मीद। तंजानिया में आनुवंशिक बीमारी एल्बिनो से पीड़ित बच्चों की दर्दनाक दास्तान। अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों से जकड़े समाज में एल्बिनो के साथ होता है जानवरों जैसा सुलूक। और आइए सबसे पहले रुख करते हैं अमेरिका का, जहां एक भयंकर तूफान से लोग त्रस्त हैं। अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट से एक शक्तिशाली बर्फीले तूफान के टकराने से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस तूफान को स्नोजिला नाम दिया गया है। सड़कें सुनसान हैं, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट सब बंद हैं। लाखों घरों में बिजली गुल है। जान बचाने के लिए लोग घरों में दुबके हुए हैं। कहीं गाड़ियों की लंबी कतार बर्फ में गड़ी पड़ी है तो कहीं बर्फ से निपटने की कोशिश हो रही है। बात ही ऐसी है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका हालिया इतिहास के सबसे ताकतवर बर्फीले तूफान से जूझ रहा है, जिससे 11 राज्यों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इन राज्यों में आपातकाल घोषित कर दी गई है। अब तक 20 राज्यों में 8.5 करोड़ लोग इस बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। कई शहरों में 3 मीटर से अधिक तक बर्फ जम चुकी है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित कैंट की राज्य में हजारों गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। गाड़ियों की कतार करीब 30 मीटर लंबी बताई जा रही है। हालात की गंभीरता का अंदाजा मौसम विभाग की इस चेतावनी से लगाया जा सकता है कि तूफान के पूरी तरह गुजरने के बाद कई शहर 30 मीटर तक की बर्फ में जम जाएंगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हवाई यात्रा लगभग बंद कर दी गई है। शुक्रवार और शनिवार को 7,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। न्यूयॉर्क में पुलों, भूमिगत रास्तों, सुरंगों और सड़कों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गोलाकार घूमने वाला ये बर्फीला तूफान 16,000 किलोमीटर तक जा सकता है और ये बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। कनाडा में सस्केचेवन प्रांत के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 4 लोग मारे गए हैं। संदिग्ध को स्कूल के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। कनाडा पुलिस गोलीबारी की एक दूसरी घटना की भी जांच कर रही है। ये घटना दूर दराज के इलाके में हुई है। अंतरिक्ष में गुल खिलाने का सपना पूरा हो गया है। अंतरिक्ष स्टेशन में पहला फूल खिल गया है। यही लिखते हुए नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने दुनिया को इसकी खबर सुनाई। संतरी रंग के इस खूबसूरत फूल को उगाने में उन्हें सफलता मिली। संभवतः ये पहला फूल तो नहीं है, पहले भी ऐसे प्रयोग अंतरिक्ष स्टेशन पर किए गए हैं, लेकिन मनुष्य की अंतरिक्ष में फूल खिलाने की हसरत हमेशा ही उसे प्रयोग करते रहने की हिम्मत जरूर देती है। अंतरिक्ष में एक बार और जिंदगी की उम्मीद खिलकर सामने आई है।
ये उम्मीद किसी परिकल्पना के आधार पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS पर खिले पहले फूल से जगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जब वैज्ञानिकों ने फूल खिलाया तो पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। नासा के वैज्ञानिकों ने ट्वीट कर फूल खिलने की जानकारी दुनिया को दी। ये कमाल दिखाया है नासा के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने। एडिबल जीनिया नामक ये फूल सूरजमुखी फूल की तरह दिख रहा है। ये खाने लायक बताया जा रहा है। ये पौधा स्पेस सेंटर में मौजूद वेजी सिस्टम के माध्यम से उगाया गया है, जिसमें लाल, नीला और हरे रंग के LED लाइट का प्रयोग किया जाता है। जाहिर है ये बड़ी सफलता है, लेकिन इसे लेकर वैज्ञानिकों की थोड़ी चिंताएं भी हैं। पौधे को उगाने के दौरान पत्ती से पानी का रिसाव देखा गया, जिसके बाद फफूंद लगने की आशंका बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता है तो पौधे के मरने की संभावना अधिक हो जाती है। इससे पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक गोभी उगाई गई थी। परीक्षण में यह भी पाया गया कि ये गोभी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर स्पेस स्टेशन के निवासियों ने 10 अगस्त 2012 को पहली बार अंतरिक्ष में उगाई गई सब्जियों का जायका भी लिया था। बहरहाल इन सफलताओं को भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और मंगल पर बस्ती बसाने की दिशा में अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही ये सफलता उस आशंका को भी खारिज करती है कि जिसमें धरती के नष्ट होने पर इंसानियत के खात्मे की बात की जा रही है। अंतरिक्ष में जिंदगी की नई उम्मीद जगी है, लेकिन पाकिस्तान में आतंकियों पर लगाम लगाने की उम्मीद को धक्का लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भले ही अपने मुल्क की जमीन से चरमपंथ को पूरी तरह से मिटाने को कटिबद्ध रहने की बात कह रहे हों, लेकिन पख्तूनख्वा सूबे में आतंकियों द्वारा बादशाह खान विश्वविद्यालय पर हमला दिखाता है कि आतंकियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। पाकिस्तान सरकार द्वारा आतंकी गुटों में भेदभाव करने और नाम बदलकर इनके पनपने के कारण आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते रहते हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ सुलह, अमन और शांति की डोर बांधने ईरान और सऊदी अरब के दौरे पर थे, तो इधर घर में पख्तूनख्वा सूबे में आतंकी बादशाह खान विश्वविद्यालय पर हमला कर सरकार को चुनौती दे रहे थे। हमला कर दहशतगर्दों ने सरकार के आतंकी ढांचे को निस्त नाबूद करने के दावे की पोल खोल दी। 2014 में पेशावर स्कूल हमले के बाद सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए तुरंत 20 सूत्रीय राष्ट्रीय कार्य योजना का ऐलान कर दिया था। कार्य योजना के तहत लंबे समय से फांसी पर रोक के फैसले को वापस ले लिया गया। सभी तरह के आतंकवाद और कट्टर विचारधारा को खत्म करने, आर्थिक स्रोतों पर अंकुश लगाने, पनाहगाहों को ढाने, मदरसों का आधुनिकीकरण का फैसला लिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकी फांसी पर भी लटकाए गए और ड्रोन भी दहाड़ते रहे। इसका असर भी दिखा, लेकिन हाल के ताज़ा हमले बताते हैं कि आतंकियों की कमर अभी भी पूरी तरह टूट नहीं पाई है। इसी इलाके से पिछले साल सुरक्षा कर्मियों ने एक ऐसे आदमी को हिरासत में लिया था जो आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराता था। विश्वविद्यालय पर हमला आतंकियों को पनाह देने वालों की ओर इशारा करता है। तालिबान के कुछ धड़े जरूर बिखर गए हैं, लेकिन कबायली इलाकों में अब भी पनाहगाहें मौजूद हैं और उनके पास संसाधन के प्रयोग की ताकत भी है। साथ ही हथियारों तक उनकी पहुंच भी बनी हुई है। हालांकि ऐसे हमलों के बाद आमतौर पर विदेशी हाथ होने का शक भी जाहिर किया जाता है, लेकिन कई जानकार मसले की असल वजह कार्रवाई करते समय आतंकी गुटों में भेदभाव को बताते हैं। वहीं सरकार ने किसी भी गुट को नाम बदल कर काम करने और सशस्त्र संगठन की इजाजत नहीं देने की बात कही थी। फिर भी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई संगठनों की अलग अलग नामों से देश में मौजूदगी दर्ज की जा रही है। बताया जाता है कि यही समूह अपने संसाधन पाकिस्तानी तालिबान को मुहैया करा रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान खत्म करना चाहता है। तालिबानी अब कई धड़ों में बढ़ गए हैं और अफगानिस्तान सीमा के सुदूर क्षेत्रों में फैल गए हैं, लेकिन पेशावर तक उनकी पहुंच बराबर बनी हुई है, जिसका वो गाहे बगाहे आतंकी हमला कर एहसास कराते रहते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिम एशियाई देशों में अरबों डॉलर के निवेश की इच्छा
प्रकट की है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे जिनपिंग ने अरब देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाने का ऐलान किया। उन्होंने युद्ध में यमन सरकार के समर्थन पर इशारा किया और साथ ही सीरिया में जल्द शांति बहाल की बात भी दोहराई। इसके बाद जिनपिंग मिस्र पहुंचे और फिर ईरान गए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 4 महीने से जारी हिंसा का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिमी बैंक में इजरायली सेना ने 13 साल की एक फिलिस्तीनी बच्ची को गोली मार दी जब वो एक सुरक्षा कर्मी पर चाकू से हमला करने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने सीरिया में शांति बहाली पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने को लेकर खाड़ी सहायता परिषद के नेताओं से मुलाकात की। अगले हफ्ते जेनेवा में शुरू होने वाली बातचीत पर छाए आशंका के बादल के बीच केरी परिषद के नेताओं से मिले। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बातचीत जरूर होगी। पिछले दिनों सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में आई तल्खी के बाद सीरिया पर बातचीत को लेकर असमंजस बरकरार है। इस बीच रूस ने कहा है कि वो असद को सत्ता से हटने के लिए नहीं कहेगा। नेपाल की संसद ने देश के नए संविधान में 2 संशोधन करने को लेकर प्रस्ताव पारित किए हैं। प्रस्ताव पारित होने के बाद मधेसियों और सरकार के बीच जारी गतिरोध दूर होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले कई महीनों से मधेसी समुदाय राजनीति में भागीदारी की मांग को लेकर महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि आंदोलनकारी दलों के सांसदों ने संशोधन को अधूरा बताते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया। नेपाल में राजनीतिक गतिरोध पर माथापच्ची है तो वहीं फ्रांस में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगाया गया है आपातकाल। भले ही फ्रांस यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस समय वहां बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। दूसरी तरफ फ्रांस ने आईएस के खात्मे का प्रण ले रखा है और इसी के चलते अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना फ्रांस की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी से पार पाने के लिए फ्रांस में आर्थिक आपातकाल लागू कर दिया गया है। एक तरफ आतंकवाद तो दूसरी तरफ बेरोजगारी पिछले कई सालों से फ्रांस में बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार बेरोजगारी और आर्थिक मोर्चे पर लगातार विफल होती रही है। इससे पहले कि हालात ग्रीस और स्पेन जैसे न हो जाएं, देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे देश के आर्थिक सामाजिक मॉडल में तब्दीली हो सकती है। दरअसल पूरे यूरोप में पैर पसार रहे बेरोजगारी के हालात ने फ्रांसवा होलांद को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में 2012 में बेरोजगारी की दर जहां 9.7% थी, वहीं वर्तमान समय में यह बढ़कर 10.1% तक पहुंच गई। बेरोजगारी में बढ़ोतरी की वजह फ्रांस में श्रम नियमों में बरती गई ढिलाई को बताया जा रहा है। श्रम नियमों की ढील की वजह से ही फ्रांस में जर्मनी के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी की दर बढ़ी है। दरअसल फ्रांस का लेबर मार्केट इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स जैसी 2 श्रेणियों में बटा हुआ है। इनसाइडर्स का मतलब उन लोगों से है जिन्हें नौकरी की पूरी सुरक्षा मिली है और स्थायी नौकरी है। वहीं आउटसाइडर्स का अर्थ अस्थायी कर्मियों से है। यहां अधिकतर युवा ठेके पर काम कर रहे हैं और नौकरी की किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अस्थायी नौकरियों में बुजुर्गों की संख्या सिर्फ 5% है, जबकि 25 साल से कम उम्र वाले 30% लोग अस्थायी नौकरी में ही गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में बेरोजगारी की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, जिसका असर आगे दिख सकता है। इस बीच आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके फ्रांस ने करीब 3 महीने पहले लगे आपातकाल को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है। आईएस के खात्मे के बाद ही इस आपातकाल को खत्म करने की फ्रांस की घोषणा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब देखना होगा कि दोनों तरह का यह आपातकाल फ्रांस के लिए कितना लाभदायक होता है। रूस के एक पूर्व जासूस अलेक्जेंडर लित्विनेंको की हत्या को लेकर जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ब्रिटेन और रूस आमने सामने हैं। ब्रितानी जांच रिपोर्ट में 2006 में लंदन में हुई लित्विनेंको की हत्या में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संलिप्तता को लेकर संदेह जताया गया है। रूस ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। यूरोप में अवैध तरीकों से प्रवासियों का आना रुक नहीं रहा है।
यूरोपीय संघ तुर्की पर अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित करने पर जोर दे रहा है। जर्मनी ने वादे के मुताबिक तुर्की को इसके लिए $3 अरब से ज्यादा की आर्थिक मदद का भरोसा जताया है। मामले को लेकर मर्केल और तुर्की के प्रधानमंत्री के बीच बर्लिन में एक बैठक हुई। इस बीच तुर्की में 2 अलग-अलग हादसों में प्रवासियों से भरी नावों के डूबने से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जिनमें लगभग आधे बच्चे शामिल हैं। और आइए अब रुख करते हैं अफ्रीका का। जिम्बाब्वे में आज भी बाल विवाह चलन में है, जिसके कारण बच्चों और महिलाओं को जल्दी शादी की पीड़ा झेलनी पड़ती है। बच्चों का शोषण होता है और वो गरीबी और अशिक्षा का दंश झेलते हैं। लेकिन हाल ही में वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 साल से पहले शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। नाइजीरिया इन दिनों अजीब तरह के बुखार की चपेट में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आपातकाल लगा दिया है। इस गंभीर बीमारी से 18 राज्यों में अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी को लासा बुखार का नाम दिया गया है। युद्ध के साए में पल रहे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण सूडान में ऐसे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है जो स्कूल जाने से महरूम हैं। दक्षिण सूडान के बाद नाइजीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों का नंबर आता है। लगता है कि शिक्षा के हक से छूट गए इन बच्चों की आवाज को दुनिया ने अनसुना कर रखा है। जो बच्चे बड़े होकर देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं, वो ही स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। युद्धग्रस्त इलाकों के अधिकतर बच्चों का यही हाल है। गड़गड़ाते लड़ाकू विमान, फटती बारूदी सुरंगें, दंदनाती गोलियों के बीच बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने जंग के चलते स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जो ताजा रिपोर्ट पेश की है, उसमें दक्षिण सूडान सबसे आगे है। यूनिसेफ के मुताबिक युद्धग्रस्त देशों में 10 करोड़ 90 लाख बच्चों में से 2 करोड़ 40 लाख स्कूल नहीं जा पाते हैं। दक्षिण सूडान की हालत बेहद दयनीय है। वहां आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। 51% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जबकि यहां जंग शुरू होने से पहले 14 लाख बच्चे स्कूल जाते थे। युद्ध शुरू होने के बाद से 800 स्कूल तबाह हो चुके हैं, जिसके चलते 8 लाख बच्चे कक्षा से महरूम हो चुके हैं। शिक्षा के लिए आवंटित बजट से पता चलता है कि सरकार भी शिक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि 2011 में दक्षिण सूडान को आजादी मिलने के बाद स्कूल में बच्चों के दाखिले में 30% का इजाफा देखा गया था, लेकिन स्कूल का निर्माण न होने और अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षा की दर में इजाफा नहीं हो पाया। बहरहाल इस फहरिस्त में नाइजीरिया का नंबर दूसरा है, जहां 47% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसके बाद सूडान का नंबर आता है, जहां यह आंकड़ा 41% है, जबकि अफगानिस्तान में 40% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। जाहिर है, वक्त रहते आपातकालीन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मुहैया नहीं कराई गई तो बच्चों की एक पीढ़ी उन कौशलों के अभाव में बड़ी होगी जिनकी उन्हें अपने देश के निर्माण में जरूरत होती है। प्रथाएं, परंपराएं और चलन किसी भी देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दिखाते हैं और ये अपने आप में बड़े अनोखे होते हैं। कोरियाई कैलेंडर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां हर साल को एक विशेष पशु के द्वारा दर्शाया जाता है। 2016 उनका बंदर वर्ष है, निसंदेह बेहद रोचक। दक्षिण कोरिया अपने नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। चंद्र कैलेंडर कोरियाई जीवन का अहम हिस्सा है। नया वर्ष 8 फरवरी 2016 से शुरू होकर 27 जनवरी 2017 तक चलेगा। कोरियाई कैलेंडर में हर वर्ष को एक विशेष पशु से प्रदर्शित किया जाता है। ये निर्धारित अनुक्रम में आते हैं। 2016 बंदर वर्ष है। चीनी कैलेंडर में बंदर का 9वां स्थान है। इस राशि वाले लोग स्वभाव से हंसमुख, ओजस्वी और लचीले रुख वाले होते हैं। बुद्धिमान, समझदार, करिश्माई, वफादार और नेतृत्व की क्षमता इस राशि वालों की पहचान होती है। मान्यता है कि इस राशि वाले इंसानों के स्वभाव की तरह बंदरों में भी कुछ गुण पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों को प्रदर्शित करने के लिए गोयांग में बंदरों की कक्षा लगाई गई, जहां बंदर पारंपरिक पहनावे हानबॉक में नजर आए।
इस कक्षा में बंदरों ने जो हुनर दिखाए वो इस राशि वाले इंसानों के स्वभाव से कुछ मिलते जुलते थे। कभी वो बुद्धिमान दिखे तो कभी साहसी, और कभी अपने नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित करते नजर आए। कक्षा में अध्यापक ने जैसे ही आवाज लगाई, बंदरों ने तुरंत अपने अंदाज में जवाब दिया। कोरिया के झंडे को हाथ में सम्मान पूर्वक पकड़े हुए फुटबॉल से अटखेलियां भी की। रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाकर सबको चकित कर दिया। इतना ही नहीं, बंदरों ने रिंग से छलांग लगाने के साथ साथ बैसाखी से चलकर अपने साहस का परिचय भी दिया। कैलेंडर में चूहे का पहला स्थान है, बैल दूसरे, बाघ तीसरे, खरगोश चौथे, अजगर पांचवें, नाग छठे, घोड़ा सातवें, बकरी आठवें, बंदर नवें, मुर्गा 10वें, कुत्ता 11वें और सुअर 12वें नंबर पर हैं। मान्यता है कि जानवरों का क्रम उनके बीच हुए एक मुकाबले के बाद तय हुआ। ये मुकाबला नदी को पार कर दूसरी तरफ जाने का था। कहा जाता है कि चूहा बैल की सींग पर बैठ गया और दूसरे छोर के करीब पहुंचते ही छलांग लगाकर मंजिल पर पहुंच गया। खैर, मान्यता जो भी हो, ये कैलेंडर कोरियाई लोगों की जिंदगी में अहम भूमिका निभा रहा है। तंजानिया में अल्बिनो जैसी आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता है। अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के कारण इन बच्चों का बहिष्कार कर दिया जाता है। हालांकि अब इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। आम लोग इनसे डरते हैं। जाति से बहिष्कार और तिरस्कार इनका मुकद्दर है। बात बात पर मारपीट और सिर्फ इसलिए हत्या कर देना कि वो आखिर उनकी तरह क्यों नहीं दिखते हैं। जानवरों जैसे बर्ताव की ये कहानी है तंजानिया में एल्बिनो जैसी बीमारी से पीड़ित बच्चों की। एल्बिनो मतलब शरीर की त्वचा सफेद होने की बीमारी। ये पैतृक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें त्वचा, आंख और बाल के रंग सफेद हो जाते हैं। तंजानिया में ये बीमारी दुनिया के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। तंजानिया में 1400 में से एक बच्चा एल्बिनो का शिकार होता है। चूंकि तंजानियाई अश्वेत होते हैं और अपने परिवार में अश्वेत को पाकर काफी भयभीत होते हैं, लिहाजा इसे वो भूत प्रेत की आत्मा मानते हैं। ऐसे बच्चों की जान हमेशा आफत में रहती है। अंधविश्वास के चलते ऐसे बच्चों पर लोग हर वक्त नजरें गड़ाए रहते हैं और मौका मिलते ही उनकी जान ले लेते हैं। अंधविश्वास का मकड़ जाल ऐसा फैला है कि बेदर्द जमाना इनके हाथ पैर भी काट लेता है। ऐसी मान्यता है कि एल्बिनो बच्चों के अंग घर में सौभाग्य लाते हैं। अंधविश्वास के इस गंदे खेल में आम लोगों के साथ राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। उन्हें लगता है कि चुड़ैल की ताकत से वो चुनावों में आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। अब तो ये धंधा बन गया। एल्बिनो के कटे हुए अंग बाजार में 70,000 यूरो के आसपास बिक जाते हैं। 2000 से अब तक 76 एल्बिनो की हत्या कर उनके अंग बेचे जा चुके हैं। हालांकि अब शिक्षा और जागरूकता अभियान के चलते लोगों में थोड़ा बहुत बदलाव दिखने लगा है, फिर भी उनकी दशा अब भी दयनीय है। लेकिन अब एल्बिनो तबके ने ही अंधविश्वास के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अभिशाप बन गए त्वचा के रंग की तरह ही वो समाज में उजाले की लौ जलाना चाहते हैं, ताकि आइंदा कोई एल्बिनो फिर भूत ना समझा जाए। वो भी जाति और समाज का हिस्सा बने और श्वेत और अश्वेत दोनों मिलकर समाज में सिर उठाती कुरीतियों का मुंहतोड़ जवाब दें। तो खबर दुनिया के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और अंत में आपको छोड़ जाते हैं सऊदी अरब में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत में आयोजित होने वाले वहां के पारंपरिक तलवार नृत्य की झलकियों के साथ, जहां दोनों नेताओं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और शी जिनपिंग ने नृत्य किया। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।